जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, जिनके विषय में आज जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहला बिंदु है काव्य के उद्देश्य। छात्रों, कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं दिया जाता है, और जहाँ तक काव्य की बात है तो काव्य में भी अपना एक उद्देश्य छुपा होता है। तो काव्य का आखिर उद्देश्य क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, आज हम इसके विषय में जानेंगे। यद्यपि काव्य के कई उद्देश्य हो सकते हैं, फिर भी संस्कृत के आचार्य मम्मट हुए हैं। उन्होंने काव्य के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है कि काव्यम यशसे अर्थिकृते व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्या पर निर्वृत्तये कांता समेत तयोपदेश। कि जो काव्य होता है, काव्य का उद्देश्य यश प्राप्त करना भी होता है। काव्य का उद्देश्य धन प्राप्त करना भी होता है। काव्य का उद्देश्य व्यवहार सीखना भी होता है। काव्य का उद्देश्य जो अकल्याणकारी है उसका नाश करना भी होता है, और काव्य का उद्देश्य एक स्त्री की भांति अपनी बात को कहने का तरीका भी होता है कि जिस प्रकार से एक स्त्री प्रभावशाली होती है, उसी प्रकार से काव्य जो है प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को कहने में समर्थ होता है। तो इस प्रकार से काव्य के कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें मम्मट ने विशेष रूप से 6 उद्देश्य बताए हैं। उसके बाद अब हम जो है नई कविता का प्रारंभ इस विषय पर बात करेंगे। तो नई कविता हिंदी साहित्य में इसका चलन जो है दूसरे तार सप्तक के बाद ही माना जाता है, और दूसरा जो तार सप्तक है वह सच्चिदानंद हिरण बादशाह ने 1951 में शुरू किया था, और आपने इस सप्तक में 7 कवियों को विशेष रूप से स्थान दिया था, जिसमें शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शाकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय, इनके लिए स्थान दिया था। और इनके विषय में ये माना जाता है कि ये नई कविता के ही कवि रहे। नई कविता नाम सर्वप्रथम अज्ञे ने दिया। आपने एक रेडियो वार्ता की जो नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता के प्रारंभ के विषय में ये भी माना गया है कि नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। यद्यपि डॉक्टर बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ 51 से मानते हैं। उनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो नई कविता जो है सन 1951 के बाद ही, और नई कविता पत्रिका 1954
से जो है इनके बीच से ही प्रारंभ इसका हम मान सकते हैं। यद्यपि कोई भी बात पूर्णतया सत्य नहीं है और पूर्णतया असत्य भी नहीं है, तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो 51 से 54 के बीच कुछ ऐसी कविताएं सामने आईं जो कथ्य और शिल्प दोनों ही रूप में पुरानी कविताओं से अलग थी और तभी से इसको नाम नई कविता नाम दे दिया गया। उसके बाद अब हम बात करेंगे प्रपत्तवाद क्या होता है। इसके विषय में ज़रा थोड़ी सी बात करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि ये क्या है। और तो काव्य के क्षेत्र में प्रपत्तवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपत्ति संकलन से किया। प्रपत्तिवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनाया गया। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर ये है कि प्रपद्यवाद प्रयोगवाद को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन। नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद है। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेनवादियों ने किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सन 1956 में से इस बात का प्रारंभ होता है और इसमें नलिनी बिलोचन, केसरी कुमार और नरेश इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसका संबंध कहीं न कहीं प्रयोगवाद से भी रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। मध्यकाल में भक्ति काल अत्यंत महत्व का काल है और इस काल में निर्गुण और सगुण दोनों ही प्रकार की भक्ति देखी जा सकती है और निर्गुण काव्यधारा को भी 2 शाखाओं में विभाजित किया गया, जिसमें एक ज्ञानाश्रयी शाखा तो दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर रहे तो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी रहे। इधर सगुण काव्यधारा को भी 2 शाखाओं में विभाजित किया गया, जिसमें से एक राम भक्ति शाखा तो दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में प्रचलित हुई। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास माने जाते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी माने जाते हैं। इस काल में प्रबंध, मुक्तक, दिए पद सभी प्रकार का काव्य सृजन हुआ। दोहा, चौपाई सभी प्रकार कई प्रकार के छंदों को भी इसमें अपनाया गया। तो इस प्रकार से चाहे अनुभूति के रूप में देखें, चाहे अभिव्यक्ति के रूप में देखें, चाहे भाव पक्ष के रूप में देखें या कला पक्ष के रूप में देखें, हर दृष्टि से ये स्वर्ण युग ठहरता है। इसी कारण से सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल के लिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया।
अब हम अगला बिंदु है जिसकी चर्चा करेंगे कि ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब व्यक्ति काम के लायक नहीं रहता है, वह काम करने के योग्य नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति बोझ लगने लगता है। जिस प्रकार से बैल जो है बूढ़ा हो जाता है और काम लायक नहीं रहता है, तो ऐसे बैल के लिए कौन भुस अर्थात चारा भला कौन दे। ये केवल ये बैल से ही आशय नहीं है, ये बुजुर्ग वृद्ध लोगों के विषय में भी है। क्योंकि जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, वे अस्वस्थ रहने लगते हैं, शरीर उनका कमज़ोर होता है और वे काम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में उनकी जो स्थिति है बूढ़े बैल के समान ही हो जाती है। जिस प्रकार से बैल जो है जब तक कार्य करता है तब तक उसकी देखरेख की जाती है और बूढ़ा हो जाता है तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है। ठीक ऐसे ही माता पिता भी जब वृद्ध हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तो उनकी संतान कहीं ना कहीं उनके साथ उनको अनदेखा करती हैं और उनकी ठीक प्रकार से देखभाल भी नहीं करती हैं। तो ये इस कड़वी सच्चाई की ओर संकेत किया गया है कि व्यक्ति जब तक कामगार होता है, काम लायक रहता है, तब तक उसका महत्व होता है और उसके बाद वह महत्वहीन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने खूब समझा होगा। धन्यवाद।